नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण आप लोगों के साथ उतना समय नहीं दे पाया, लेकिन अब आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से हम लोग लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ मेंस के लिए, लेखपाल के लिए या जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें जीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीएस का मतलब इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, कृषि, इतिहास, इस सब को हम लोग क्विक रिवीजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। शुरुआत सबसे मोस्ट सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इतिहास से हो रही है। इतिहास में हम लोग शुरुआत से, प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और आधुनिक भारत पे जाके ख़त्म करेंगे। बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा ये सेशन होने वाला है। ये पार्ट जो सीरीज हमारी चलने जा रही है क्विक रिवीजन की, बहुत ही अच्छा। साथ ही पूरी हिंदी को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। इसके पहले कुछ सूचनाएं हैं। लोअर पीसीएस मेंस का बैच 28 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है। बेहतरीन पीडीएफ बैच है। आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली छोटी छोटी 2 से 3 पीडीएफ दी जाएगी। इस तरीके से आपको कुल 115 से 120 पीडीएफ मिलेगी जीएस, हिंदी, गणित और रीजनिंग की। साथ में टेस्ट सीरीज होंगे और गणित और रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी होंगे, वो सब आपको दिए जाएंगे। प्लस साथ में कुछ वीडियो क्लासेस भी होंगी और ऑडियो क्लासेस भी होंगी। ठीक है। कंप्लीट बैच है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें और वहाँ पर लिख दें लोअर पीसीएस मेंस, तो वहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। इसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता एक कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों में यही अंतर था। ठीक है। कांसा का प्रयोग होने के कारण सर्वप्रथम इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगर हम सिंधु सभ्यता के विस्तार को देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता फैली थी, तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी, जबकि पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर से पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांगी डोर तक इस सभ्यता का फैलाव था। ओके, आगे और बात करते हैं। नगर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए, जितने भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं और आप लोग अक्सर गलती करके चले आते हैं, तो कहीं भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरी सीरीज। धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 इकाइयों में बटा था, और सभी शेष जो नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, कालीबंगा हुआ, ये सब क्या थे? ये सब 2 इकाइयों में ही बटे थे। लेकिन धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 इकाइयों में बटा था। चनहूदड़ो। चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, और शेष सभी नगर इसके दुर्गीकृत थे। प्रमुख नगर और उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछता है। हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 में उन्होंने इसकी खोज की। थोड़ा मैं तेज़ी से चलूँगा क्योंकि ये रिवीजन है। ठीक है। हड़प्पा से साक्ष्यों की बात करें तो एक R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में ये भी है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। इसके खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो से अगर हम प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अन्य साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो वक्राकार ईंटें, ये चनहूदड़ो से प्राप्त हुई है। चनहूदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही स्थित है। मनका बनाने का कारखाना, ये भी चनहूदड़ो से और लोथल से भी प्राप्त हुआ है। देखिए, लोथल और चनहूदड़ो दोनों से ही मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में स्थित है वर्तमान में। जुते हुए खेत और लकड़ी का हल, ये राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। डॉक यार्ड या गोदीवाड़ा जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित था। ओके,
आगे बढ़ते हैं। युगल समाधान। युगल समाधान दो जगह से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि सती प्रथा होने का प्रमाण कुछ हद तक दर्शाता है, लेकिन इसके ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। पकी मिट्टी का हल और जौ ये हरियाणा के बनवाली से मिला है, और हरियाणा का बनवाली इसलिए भी फेमस था क्योंकि यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ में कितनी चीज़ें बताऊँगा, ये इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिवीजन बैच होने वाला है। ज्वाइन करे रहिएगा, अच्छे से देखिएगा, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन देखिए, ये तो मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आप लोग को बेहतरीन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए इस समय नवरात्रि और दशहरा के ऑफ़र चल रहे हैं हमारे चैनल पे। जीएस की कंप्लीट पीडीएफ, जीएस मतलब भूगोल, इतिहास, विज्ञान, संविधान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, हिंदी, करंट अफेयर्स, सब की शानदार नोट्स। यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हो, आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो, किसकी के लिए अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें और नोट्स लिख दें। इस समय 50% डिस्काउंट के साथ ये नोट्स आपको मिलेगी, बहुत ही कम दाम में और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ठीक है। अगर इसको चाहें तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए, हम लोग थे युगल समाधान यहाँ से, इसके बाद पक्की मिट्टी का हल और जो बनवाली से हरियाणा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। धान की भूसी गुजरात के रंगपुर से प्राप्त हुई है। घोड़े का साक्ष्य गुजरात के सुरकोटदा से प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट है। योगी की मुद्रा में एक देवता, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और इसके चारों तरफ जो जानवर हैं ये देख लीजिएगा, चीता, भैंसा, गैंडा और हाथी, इसके चारों तरफ ये जानवर बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु समाज मातृ प्रधान था। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मोहरों की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है, और मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड के हैं। स्वास्तिक चिन्ह ये सिंधु सभ्यता की देन है। मातृ देवी की पूजा सर्वप्रधान थी क्योंकि वो मातृ समाज था, मातृ प्रधान समाज था सिंधु सभ्यता। इसके अलावा पशु पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा की भी प्रधानता थी सिंधु सभ्यता में। कपास की खोज भी सिंधु सभ्यता में ही हुई है। सिंधु सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति से होता था। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ है। वैसे तो पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जलवायु परिवर्तन इत्यादि, लेकिन बाढ़ जो है वो सबसे प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है सिंधु सभ्यता के पतन का। ओके, तो सिंधु सभ्यता के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि आपको जाननी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वैदिक काल की तरफ। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंधु सभ्यता वो नगरीय थी जबकि वैदिक ग्रामीण थी। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल को देखते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखिए, भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो हमको ऋग्वेद से ही प्राप्त, जो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानताएं हैं। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। देखिए, सबसे प्रमुख नदी जो वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी, सबसे श्रेष्ठ नदी सरस्वती थी। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग वैदिक काल में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से, व्यास को विपाशा के नाम से, चिनाब को अश्किनी के नाम से, गंडक को सदानीरा के नाम से, रावी को परुष्णी और सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी। देखिए, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी कुल, ग्राम, विश और जन। जन सबसे ऊपर था और कुल सबसे नीचे थी। ओके,
कुल के प्रमुख कुलप कहलाते थे, ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विश्व के प्रधान विश्वपति और जन यानी कबीला के प्रमुख राजन या राजा कहलाते थे। ओके। सभा और समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति ये दोनों ऋग वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं जो राजा को सलाह देती थीं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कई बार ये पूछा है, याद रखिएगा। ये प्रश्न कैसे आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। सभा क्या थी? सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की थी। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां जो थीं वो सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थीं। ओके। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिनमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा गया। ऋग्वेद में चरागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वाज्रपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पूरब तथा गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, जबकि उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ओके। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल में से 7वें मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख है, जो परुषणी यानी रावी नदी के किनारे भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और शूद्रों का सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन किसमें? वैदिक काल में नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, पाला, विश्वाक्षरा जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख है। वैदिक काल में गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। इसे अघन्य यानी न मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र पर सर्वाधिक 250 सूक्त या मंत्र हैं। इन्हें बादल का देवता माना गया है, जबकि अग्नि का दूसरा स्थान है तथा इन पर 200 सूक्त हैं। और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। और याद रखिएगा, सबसे प्रमुख ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता तो इंद्र हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है उसका पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का पहला जो मंत्र है वो अग्नि देवता को समर्पित है। इसके अलावा वरुण देवता का भी वहाँ पर प्रमुख स्थान था और ये ऋतु के नियामक थे। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल हम देखते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होती है। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदा नीरा यानी गंडक नदी तक विस्तार हो गया। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा भी सामने आई। राजत्व का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कब आया? उत्तर वैदिक काल में। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहित्र नामक अधिकारी होता था। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई और एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध कर दिया गया। सब देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए सब उत्तर वैदिक काल में ही हुए। इसी काल में यानी उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया, किंतु जो चौथा आश्रम था यानी संन्यास आश्रम वो वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। देखिए, जो ऋग वैदिक काल था उसमें पशु को सबसे ज़्यादा मान्यता थी, पशुपालन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते ये कृषि मुख्य पेशा बन गई और पशुपालन ये गौड़ बन गया। लोहे को यहाँ पर श्याम अयश कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर और कृषि भूमि को शीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाते थे। चावल को ब्रीह कहा गया है। ठीक है।
इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा तथा प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी काल में उपासना की रीत में भारी परिवर्तन आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ जो है वो आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ, जो कि अंतिम रूप से संकलित कब हुए थे? गुप्त काल में। जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तब षड दर्शनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यम नचिकेता संवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में इतनी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थीं जो आपको जाननी चाहिए थी परीक्षा की दृष्टि से। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीरियल टू सीरियल ऐसे आगे बढ़ते हुए पूरा प्राचीन इतिहास ख़त्म करके मध्यकालीन ख़त्म करके आधुनिक पढ़ेंगे और पूरा हम आपको करवाएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लोअर पीसीएस का मेंस से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बैच है, याद रखिएगा। आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी अगर कहीं होगी तो इसी बैच से होगी, ज़रूर जुड़िए उससे। इसके अलावा अगर उससे नहीं जुड़ना चाहते हैं तो मेरी जीएस की नोट्स तो कम से कम ले ही लीजिए। अगर इसी को पढ़ लेंगे तो भी आपका कंप्लीट प्रिपरेशन लोअर पीसीएस मेंस, आरओ मेंस, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सब के लिए रामबाण नोट्स है। ओके, नमस्कार।